संजय तान्या पार्ट 21। दादी संजय को देखती हैं और कहती हैं, हम और शेखर वादा किए थे तुम दोनों के बड़े होने पर शादी करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद उनके मरने की खबर मिली तो मैं अंदर से टूट गई थी, लेकिन कैसे भी करके एक बेहतर जिंदगी देने में जुट गई। जब तुम बड़े हुए तो तुमने मुझे अमीषा से मिलवाया, तुमने उससे शादी करने के बारे में मुझसे पूछा तो मैं बहुत खुश हो गई और तुम्हारी कुंडली अपने कुल पंडित जी के पास भेजी थी। वो जैसा कहते हैं हमारे खानदान में हमेशा वैसा ही होता आया है। जब उन्होंने कुंडली देखी तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि मेरे तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा कि लड़की की कुंडली साधारण है, लेकिन तुम्हारे कुंडली में एक दक है, दोष यह था कि तुम्हारी अगर शादी होती है तो तुम्हारे नए परिवार में से किसी एक की मृत्यु होना तय है। शादी के 4 साल तक ये खतरा बना रहेगा। मैं बहुत डर गई थी। पंडित जी से उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर किसी लड़की के सितारे तुम्हारे सितारों से ज़्यादा प्रभावी होती, खतरा तुम पर से टल जाएगा, लेकिन उस लड़की पर भी खतरा हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर उस लड़के के सितारे बहुत ज़्यादा मजबूत हुए तो वो बच भी सकती है। थोड़ा मुझे ये सुनकर सुकून मिला। मैंने पंडित जी से ऐसी कुंडली खोजने को कहा। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से किसी की भी जान जाए। जब ये बात मैंने अमीषा को बताई तो वो दुखी हो गई, लेकिन फिर उसने कहा कि अगर ऐसी लड़की मिल जाती है तो हम तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे, लेकिन बस 4 साल के लिए, और उसके बाद वो तुम्हारी दूसरी बीवी बन जाएगी। मुझे तो उसी दिन से वो चालाक लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो तुम्हारी पसंद थी और मैं तुम्हें किसी बात से इनकार नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद पंडित जी के शिष्य ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि किसी लड़के की कुंडली मिली है जो एकदम वैसी ही है जैसी हमें चाहिए। वो बता रहे थे कि कुछ दिन पहले उस लड़की और एक लड़के की कुंडली उनके पास आई थी शादी के लिए, लेकिन लड़के ने शादी कैंसिल कर दी। तो पंडित जी ने मुझे फ़ोन करके ये बताया और लड़के का नंबर दिया। मैंने उससे बात की, लेकिन उसको ख़तरे के बारे में नहीं बताया, बस यही बोला कि 4 साल के लिए शादी करना है, उसके बाद मैं उसको 20 करोड़ रुपए दूंगी। वो लड़की तुरंत तैयार हो गई। मैं तुम्हारे लिए खुश थी, लेकिन उस लड़की के लिए दुखी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी जान को कोई खतरा हो। मैं स्वार्थी हो गई थी। मैंने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये बोलकर दादी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और आगे बोली, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसके प्यार में पड़ो। मैं तुमको टूटते हुए नहीं देख सकती बेटा, पर मुझसे तो अब और बड़ा गुनाह हो गया। वो बच्ची पहले ही कितनी कुछ झेल चुकी है, अब मेरी वजह से उसकी जान को खतरा है। ये सुनकर संजय मुस्कुराया और बोला, दादी आप भी ना इतनी सी बात से परेशान हैं। आप टेंशन ना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना समय बीत गया लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप परेशान ना हो, और आपकी वजह से ही तो मैं अपने बचपन के प्यार से मिल पाया। अगर उस भगवान ने हमें फिर से मिलवाया है तो वो हमें अब फिर जुदा नहीं करेगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। संजय दादी को देखता है और उनसे आराम करने को कहता है। दादी फिर से आराम करने चली जाती हैं। दादी को कमरे में भेजने के बाद संजय अपने कमरे में चला गया। वो बहुत बेचैनी से अपने कमरे में इधर उधर घूमने लगा। वो इन सब बातों पर यकीन तो नहीं करता था, लेकिन जब उसने पहले हुई कुछ घटनाओं पर ध्यान दिया तो वो बेचैन हो उठा। उसने खुद से ही बोला, कहीं वो सारी बात सच तो नहीं। तान्या को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं, खुद भगवान भी नहीं। देखा अभी संजय अपने रूम में बेचैनी से घूम ही रहा था कि तभी तान्या घर आ गई। तान्या सीधे संजय के कमरे में गई तो उसने संजय को परेशान होकर इधर उधर घूमते उसने संजय को आवाज़ दी। संजय ने जब तान्या की आवाज़ सुनी तो वो भाग के गया और जाकर सीधे तान्या के गले लग गया। तान्या संजय को यूं घबराया देखकर डर गई। उसने संजय से कहा, संजय कुछ हुआ है क्या? आप इतने बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हैं? दादी ठीक तो है ना? संजय ने तान्या को और ज़ोर से गले लगा लिया। उसने तान्या को ऐसे पकड़ रखा था मानो अगर उसने उसको छोड़ा तो वो कहीं गायब हो जाएगी। संजय ने तान्या को कुछ देर तक यूं ही अपने गले से लगाए रखा। फिर उसने तान्या के चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में भर लिया और उसने तान्या के होठों पर किस कर लिया। तान्या ने संजय को आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में आज तक सिर्फ तान्या के लिए सिर्फ प्यार था, लेकिन आज उसको बेचैनी और कुछ अजीब सा डर दिख रहा था। उसने संजय से पूछा, क्या बात है डियर, तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? कोई बात है क्या जिससे तुम इतने परेशान हो? आज तो दादी आने वाली थी, वो कहाँ हैं? क्या वो ठीक तो है ना? संजय ने उसे हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया।
उसने फिर से तान्या को अपने गले लगा लिया और बोला, आई लव यू तान्या, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तान्या थोड़ा मुस्कुराकर बोली, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो यहीं हूँ। क्या बात है संजय, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? मुझे सच सच बताइए, आपको मेरी कसम। वैसे तो संजय तान्या को कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने तान्या को सारी बात बता दी। तान्या ने प्यार से संजय के कंधे पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए प्यार से संजय की आंखों में देखा और उसके होठों को किस कर लिया और बोली, क्या आप मुझे इतना प्यार करते हैं? संजय ने कहा, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तान्या उसको प्यार से देखते हुए बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? मुझे कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर आप पुरानी घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो हमने तो हमारे पुराने दुश्मनों को वैसे भी खत्म कर दिया है। अब हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आप खामोखा परेशान हो रहे हैं। अब आप ये सब बातें सोचना बंद कर दीजिए। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। संजय ने तान्या को देखा और प्यार से बोला, विश्वास तो मैं भी नहीं करता, लेकिन ये बात तुमसे जुड़ी थी इसलिए मैं बेचैन हो गया। तुमसे जुड़ी कोई भी बात मेरे लिए छोटी बात नहीं है। ये बोलकर उसने तान्या को किस कर लिया और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। रात को दादी, तान्या और संजय सब लोग एक साथ बैठे। दादी ने तान्या को देखा तो प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, एकदम चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। तान्या शर्मा गई। उसे पहली बार संजय की दादी का प्यार मिल रहा था। दादी ने तान्या से कहा, बेटी तुम एकदम अपने माँ के जैसी दिखती हो, बहुत सुंदर, एकदम शांत। तान्या बोली, दादी माँ आप तो मेरे परिवार को अच्छे से जानती हैं, तो बताइए ना कि सब लोग कैसे थे। दादी तान्या को इतना उतावला देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी माँ बिल्कुल शांत, प्यारी और बहुत ही मीठा बोलने वाली थी। वो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मेरी कभी उससे उतनी बात नहीं हुई। लेकिन तुम्हारा दादा शेखर एक नंबर का बदमाश और अकड़ू इंसान था, कभी किसी से नहीं बनती थी उसकी, लेकिन मैं भी उसके जैसी थी इसलिए मेरी उससे दोस्ती हो गई। वो बहुत ही दयालु स्वभाव के थे, यही उसकी खासियत थी जो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे तो वो किसी से नहीं डरता था, लेकिन तुम्हारी दादी से बहुत डरता था और वो तुम्हारी दादी पर लट्टू था। तुमको पता है वो उनके घर के कितने चक्कर लगाया करता था, लेकिन उसको अपने दिल की बात बोलने से बहुत डरता था। उसके लिए तो पहला लव लेटर भी मैंने ही लिख कर दिया था। ये सुनकर तान्या और संजय खूब जोर जोर से हंसने लगे। दादी और तान्या बहुत देर तक ऐसे ही बातें करने लगी। अंत में दादी ने तान्या के हाथों के ऊपर अपने हाथों को रखते हुए कहा, बेटी अगर मैं कुछ मांगूं तो तुम मुझे दोगी? तान्या ने हाँ में सर हिला दिया। दादी ने कहा, बेटा मुझे अपने जीवन का ये 1 महीना दे दो। तुम इस 1 महीने तक मेरी आंखों के सामने रहो। यहीं इसी घर में तुम अब से कहीं भी किसी काम के लिए बाहर नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ। देखो बेटा, मुझे पता है तुम लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अपनी इस बूढ़ी दादी का दिल रखने के लिए ही सही, बस 1 महीने के लिए मेरी बात मान जाओ। तान्या ने दादी माँ को प्यार से देखते हुए कहा, दादी माँ आपके लिए कुछ भी ठीक है। मैं 1 महीने तक कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं रहूँगी, आपके सामने, आपके पास। दोनों लोग मिलकर खूब मस्ती किया जाएगा। संजय को भी दादी की बात सुनकर आराम मिला। तीनों लोग आराम से बैठकर बातें करने लगे। अगले दिन पता नहीं कैसे अमीषा को पता चल गया था कि संजय की दादी घर आई हुई हैं। वो अपनी पूरी बेशर्मी के साथ संजय के घर पहुंच गई। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सोचा, हाँ तान्या तुम चाहे कितनी भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन संजय की दादी तुम जैसी अनाथ लड़की को कभी शेखावत खानदान की बहू नहीं बनाएंगी। और रही बात संजय की, तो उसको जो दादी कहेंगी वो वही करेगा। और वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी का सिर्फ 1 महीना ही बचा है, इसलिए तो मैं शांत थी। अब मरने वाले को क्या मारना। ये सोचकर वो अपने आप में ही हंसते हुए घर के अंदर चली गई। वो अंदर जाते हुए बोली, दादी दादी कहाँ हैं आप? देखिए मैं आई हूँ आपसे मिलने। इधर संजय ने दादी को सब कुछ पहले ही बता दिया था। आखिरकार दादी का रिएक्शन क्या होगा, ये जानने के लिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें।